फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कलरफुल स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के जो टॉप 10 बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बारे में। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ रैंकिंग वाइज कि कौन सा सबसे ज़्यादा टफ़ एग्ज़ाम होता है, फिर उससे थोड़ा कम टफ़। हालांकि होते सब एग्ज़ाम ही है, सबको ही डर लगता है कोई भी एग्ज़ाम हो। जब हम जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वो हमें टफ़ ही लगता है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 10 ऐसे एग्ज़ाम्स इंडिया के जिसको कि देना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और सबसे हाई लेवल के ये एग्ज़ाम होते हैं, जिसको कि अगर आप क्लियर कर लो तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम की। सबसे पहला एग्ज़ाम होता है हमारा यूपीएससी का। यूपीएससी जो है वो एग्ज़ाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो कि एक फेज़ में नहीं होता। इसके प्री मेन इंटरव्यू मतलब बहुत सारे इसमें राउंड्स होते हैं और उसको हर राउंड को क्लियर करके आपको आगे बढ़ना। यूपीएससी एक बहुत ही हाई टफ लेवल का एग्ज़ाम होता है। यूपीएससी में आईएएस आईपीएस और ये सारे जो पोस्ट होते हैं इस पे हम लोग जाकर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको ये है कि हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होती है। हमें उसका प्री उसका मेंस, और मैं भी आपको आगे बताऊंगी इसकी डिटेल कि आप किस लिमिट के बाद में या किस एज लिमिट पे आप यूपीएससी में अप्लाई कर सकते हो, किस ग्रेजुएशन पे आप अप्लाई कर सकते हो, कितने अटैम्प्ट्स आप दे सकते हो। लेकिन जो सबसे हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है वो होता है हमारा यूपीएससी, जो कि इंडिया में काफ़ी टफेस्ट से टफ लेवल का एग्ज़ाम होता है यूपीएससी। यूपीएससी के बाद में आता है हमारा सेकंड नंबर पे जो मोस्ट टफ एग्ज़ाम होता है, जो कि होता है आईआईटी जेईई। आईआईटी जेईई जो है बेसिकली इंजीनियरिंग में एडमिशन्स लेने के लिए एग्ज़ाम होता है, जो कि एक लेवल पे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होता है, जो कि सेकंड नंबर पे आता है हमारे यूपीएससी के बाद में। और उसके बाद में आता है थर्ड नंबर पे हमारा गेट मतलब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग। इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए लोगों को कई साल लग जाते हैं, लेकिन अभी तक के मैंने तो किसी को नहीं देखा जिसने कि पूरे में से पूरे नंबर लाए हो या टोटल जिसका 100% रिजल्ट रहा हो, क्योंकि ये एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग को करने के बाद में देने के लिए। इंजीनियरिंग या फार्मेसी के बाद में भी आप गेट को दे सकते हो। तो जो तीसरा टफेस्ट एग्ज़ाम होता है वो होता है हमारा गेट का। उसके बाद में आता है हमारा कैट का एग्ज़ाम, जो कि हमारा चौथे नंबर का होता है, और ये भी एक टफ लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसको कि हमने 4th रैंक पे रखा है, क्योंकि ये गेट के बाद में ये भी एक टफ एग्ज़ाम होता है। अब 5th नंबर पे आता है हमारा एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि हमारा 5th एग्ज़ाम होता है। तो जो एम्स होता है वो बेसिकली जो हमारा एमबीबीएस के इसलिए चुने जाने के लिए एम्स का एग्ज़ाम होता है। तो जो एम्स होता है वो भी काफ़ी टफ लेवल का एग्ज़ाम होता है, बिकॉज ये डॉक्टर की फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी होती है, और डॉक्टर की फील्ड में तो इतनी सारी चीज़ें होती है पढ़ने के लिए। तो एम्स जो है हमारा एक क्वाइट टफ एग्ज़ाम होता है। कई लोग इसके लिए सालों तक के कोचिंग करते मेहनत करते हैं, जो कि 5th नंबर का एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है। उसके बाद में आता है हमारा नीट भी जो है हमारे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होता है। और उसके बाद में 7th नंबर पे आता है हमारा एनआईडी। ठीक है, और उसकी जो डिटेल्स है मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे आप उसकी जो डिटेल्स है या फिर अगर आपको अप्लाई करना है तो आप उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। और 8 नंबर पे आता है हमारा क्लैट मतलब कि ये लॉ के लिए होता है बेसिकली। जो भी लोग लॉ में इंटरेस्ट रखते हो उसके लिए ये एग्ज़ाम होता है क्लैट का। उसके बाद में होता है एनईटी और एनडीए। तो ये थे हमारे जो 9th नंबर का है एनईटी है, और जो 10th नंबर का है वो एनडीए। तो ये सारे हमारे जो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स हैं। मतलब सबसे पहले होता है यूपीएससी जो फर्स्ट लेवल पे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, फिर होता है आईआईटी जेईई, फिर होता है गेट जो कि 3rd नंबर पे आता है हमारे डिफ़िकल्टी लेवल के। उसके बाद में आता है हमारा कैट, फिर आता है हमारा एम्स, और फिर आता है हमारा नीट। पहले एम्स ज़्यादा टफ लेवल का एग्ज़ाम होता है कंपेयर टू नीट। फिर आता है हमारा एनआईडी, फिर आता है हमारा क्लैट, फिर आता है हमारा नेट, और फिर आता है हमारा एनडीए। तो देखो, जैसे भी आप लोग जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए आपको उसकी बस डिटेल पता हो, और उसके बाद में आप गूगल पे जाइए, जहाँ भी जाना है आपको वहाँ जाइए, सर्च कीजिए। मतलब आपको जो एग्ज़ाम देना है सबसे पहले तो आप उसको डिसाइड करो कि हमें ये एग्ज़ाम देना है, और उसके बाद में पूरी डिटेल उसकी जो है वो कहीं भी आपको मिल जाएगी, हर जगह अवेलेबल होती है। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं कि कौन से एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्राइटेरिया चाहिए होता है और क्या।
तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम की। वो होता है आपका नॉन अदर देन यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें देखो, जो मिनिमम एज होती है वो आपको 21 ईयर्स रिक्वायरमेंट होता है, और 21 ईयर्स के साथ में आपकी जो ग्रेजुएशन होती है ना, उसमें आपको एक बैचलर डिग्री कंप्लीट करना होता है। मतलब आप सीधे 12th के बाद में इसकी तैयारी तो कर सकते हो, लेकिन आपको एक पास में एक बैचलर डिग्री होनी होती है, जो कि इस एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए आपको रिक्वायर्ड होती है। अब आप बोलोगे कि मैं बीए किया हूँ तो मैं यूपीएससी नहीं दे सकता, तो ऐसा नहीं है। आपको कोई भी बैचलर डिग्री अगर आपके पास में है तो आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। बस शर्त ये है कि आपको यूपीएससी की जो प्रिपरेशन होती है वो करनी होगी, तो आप यूपीएससी दे सकते हो। देखो, यूपीएससी में बेसिकली जो जनरल वाले होते हैं, उनके लिए जो होता है मिनिमम एज जो है वो उसकी 21 ईयर होगी, और जो मैक्सिमम एज है उसकी 32 साल हो सकती है। मतलब वो 32 ईयर्स तक आप जो है उसको दे सकते हो, और सिर्फ 6 अटैम्प्ट्स आपको होते हैं। मतलब इसका जो प्री और मेंस होता है, उनके लिए जो आपको अटैम्प्ट्स होते हैं वो सिर्फ 6 अटैम्प्ट्स तक के ही आप इसको दे सकते हो, और मैक्सिमम एज होती है आपकी 32 साल, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मैक्सिमम एज जो होती है आपकी देने की वो होती है 35 साल, और इसके लिए आपको 9 अटैम्प्ट्स मिलते हैं, जिसमें कि आप लोग यूपीएससी को अगर क्लियर कर पाओ तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और अगर आपने एक बार यूपीएससी को अगर क्लियर कर लिया तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली सेट है, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस आप प्रिपरेशन करो और घर बैठकर आप पढ़ाई करो और इसको क्लियर भी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये इतना मतलब डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है तो इसे कोई क्लियर नहीं कर पाता। हाई ऐसे कई लोग, कई दिग्गज है बड़े बड़े, जिन्होंने कि इस एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है। इनफैक्ट लोगों की रैंक जो है, नंबर जो है, फुल आउट ऑफ फुल भी आते हैं इस एग्ज़ाम में। लेकिन ज़रूरत ये है कि आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करना होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की, मतलब ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं, तो उनके लिए जो है 32 साल तक की जो है मैक्सिमम एज लिमिट चाहिए होती है, और उन लोग को 6 अटैम्प्ट्स ही होते हैं। अब जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं उन्हें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है एज लिमिट में। हालांकि जो ओबीसी वाले होते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है एज लिमिट में। और उसके बाद में हमारा आता है एससी एसटी में। तो एससी एसटी जो है वो 37 साल तक के, मतलब उनकी जो एज है वो 37 साल तक के होते तक के वो है, 5 ईयर का उनको रिलैक्सेशन भी मिल जाता है ऊपर से जो एज में। तो वो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं 37 साल तक की एज में जितने। और उनको जो अटैम्प्ट्स का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपको 6 ही अटैम्प्ट करने या 9 अटैम्प्ट करने। जब तक कि आपकी एज हो रही है 37 साल, आप अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में आता है जो हमारे फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स होते हैं, या जो अंधे, या फिर जिनको सुनाई नहीं देता, या फिर जिनको दिखाई नहीं देता, या जो अपनी क्या कहना चाहिए, उनकी स्टेट जो है वो एकदम नॉर्मल नहीं होते वो हमारी तरह, वो लोग भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है कि एक लेडी है जिन्होंने कि वो देख नहीं सकती है, लेकिन उन्होंने पढ़ाई को सुन सुन करके और यूपीएससी क्लियर किया। मतलब जो एटीट्यूड होना चाहिए ना आपका पढ़ाई के टूवर्ड्स, वो ये होना चाहिए कि आप कुछ भी करो, कैसे भी करो। मतलब भगवान ने अगर आपको डिसेबल्ड भी बनाया है, लेकिन तो भी आपको अपने अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, तो आप उस चीज़ को डेफिनेटली कर पाओगे। इनफैक्ट हम लोग तो कुछ इस तरीके से बिलोंग करते हैं कि हमारे पास में किसी चीज़ की कमी नहीं है, और ना ही हमें किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, लेकिन तो भी हमसे ना पढ़ाई हो पाती है, ना हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो पाता है। तो डोंट वरी, अगर आप मेहनत करते हो और अगर आप मेहनत कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और उसके बाद में जो हमारे फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनकी जो कैंडिडेट्स की जो एज लिमिट होती है मैक्सिमम, वो 42 साल तक की होती है, और उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। उसके बाद में आता है हमारा जनरल और ओबीसी के लिए जो 9 अटैम्प्ट्स होते हैं इसमें भी। और उसके बाद में जो एससी एसटी होती है उनको मतलब 42 साल तक के वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एससी एसटी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो हमारी कैटेगरी होती है, वो लोग इस एग्ज़ाम को अपनी एज लिमिट तक के दे सकते हैं। तो ये है हमारा यूपीएससी जो पहला डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है इंडिया का। ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है बेसिकली। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्ज़ाम की, जो कि है हमारा आईआईटी जेईई। अब जो सेकंड मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है वो होता है हमारा आईआईटी जेईई का, जिसके कि 12th के परसेंटेज हमें मैक्सिमम चाहिए होते हैं 75%। मतलब अगर आपने 12th पास की है 75% से, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो।
इसमें 10th के मार्क्स जो है बिल्कुल मैटर नहीं करते। अगर आपकी एज लिमिट भी इसमें कहीं मैटर नहीं करती, आपके 10th में जो भी मार्क्स हो वो कहीं भी मैटर नहीं करते। आपके 12th में परसेंटेज चाहिए आपको 75%, और आपको जो है वो फिज़िक्स और मैथ्स आपका कंपलसरी होना चाहिए। लेकिन जो है आपने अगर एडिशनल में बायो या केमिस्ट्री या जो भी सब्जेक्ट लिया हो वो भी यहाँ पे मैटर नहीं करते। मैटर करता है कि आपको जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो है IIT JEE को निकालने के लिए आपको कंपलसरी होते हैं ये सब्जेक्ट, कि इन सब्जेक्ट की कमांड आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि इसी सब्जेक्ट से आपका डिसाइड होता है इस एग्ज़ाम में अपीयर होना। तो ये है हमारा सेकंड मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, जो कि IIT JEE। IIT JEE का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, अब थर्ड एग्ज़ाम की बात करते हैं, जो कि है हमारा गेट। तीसरा एग्ज़ाम होता है हमारा गेट का। गेट मतलब कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ठीक है, अब गेट के लिए जो आपको ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि आपने बी की होनी चाहिए, या फिर बीटेक, या फिर बी फार्मेसी। मतलब बीटेक जो है हमारे 4 साल के होते हैं, तो 4 साल मतलब आपने 10th + 2 के बाद में 4 साल का, या फिर किसी और 3 साल के कोर्स के बाद में आपने डिप्लोमा किया हो अगर इंजीनियरिंग से, तो भी आप जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। आजकल तो वैसे एक ये निकल गया है कि आप अगर BE के 3rd ईयर में भी हो तो भी आप जो है गेट के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो। इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, मतलब आप 21 ईयर्स तक के या 20 ईयर्स तक के तो आपकी जो ग्रेजुएशन है इतनी ये कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो आसानी से। अगर अब अगर आपने गेट में जो है अच्छी रैंक ला ली और अच्छे जो मार्क्स ला लिए, टोटल इसका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और अगर आपने अच्छे मार्क्स ला लिए इसमें, तो आपको जो है वो जो वैलिडिटी होती है आपके स्कोर कार्ड की, कि आपकी जो रैंक आई है वो आप अगले 3 साल तक के यूज़ कर सकते हो किसी भी PSUs के लिए। अगर किसी अच्छी PSUs की निकलती है नौकरी गेट के एग्ज़ाम के बाद में, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो और आप अपने जो गेट के स्कोर कार्ड है उसका वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इसलिए इसको 3 साल तक के वैलिड रखा जाता है, ताकि आपको आने वाले टाइम में जो है गेट के स्कोर का यूज़ अच्छे से मिल सके। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ एग्ज़ाम की, जो कि है CAT का। CAT मतलब कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। तो इसको जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कंडक्ट कराता है, और इसका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए कि इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। आपके पास में कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कि परसेंटेज भी रिक्वायर्ड होते हैं कि जो OBC है उसका जो है वो डिग्री में 50% होना चाहिए, और SC ST और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए जो है वो 45% रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कि आपकी जो डिग्री होनी चाहिए उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है परसेंटेज की, आपने जो भी बैचलर डिग्री कंप्लीट की हो वो 50% से कंप्लीट होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए आपके परसेंटेज, तब जाके आप जो है इन टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हो। जैसे कि कॉमन एडमिशन टेस्ट जो है बेसिकली MBA के लिए होता है, मतलब आप MBA में अपीयर होना चाहते हो तो, और अगर आपको जो है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या जहाँ पे भी हाई लेवल की अगर एजुकेशन को चाहिए आपको, तो आपको इस टेस्ट में अपीयर होने के लिए जो है ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में आता है हमारा फिफ्थ एग्ज़ाम। तो जो फिफ्थ एग्ज़ाम होता है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि एम्स होता है हमारा। तो एम्स में भी जो है अगर आपकी ग्रेजुएशन जो है वो 12th क्लास पास होना चाहिए आपने। अगर आप जनरल या OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 60% की रिक्वायरमेंट होती है आपकी डिग्री में, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपकी डिग्री जो है वो 50% की होनी चाहिए, तभी आप जाकर जो है इस एग्ज़ाम में अपीयर हो पाओगे। जैसे कि एम्स के लिए जो एज लिमिट होती है वो 17 ईयर्स से एबो ही होनी चाहिए। मतलब कि आप 12th पास करते तक के तो मैक्सिमम 17 तक के तो आप एज लिमिट वैसे भी हो ही जाती है। तो मतलब ये सिर्फ ये है कि आप 12th पास कर ली हो आप, अगर आपने, तो आप जो है अपीयर हो सकते हो एम्स में। एम्स जो है बेसिकली MBBS के लिए होता है। ठीक है, तो अगर आपको एम्स में या अगर आपको MBBS करना हो तो आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होके और बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से अपने MBBS को कंप्लीट कर सकते हो। अब हमारा जो सिक्स्थ एग्ज़ाम होता है वो होता है हमारा नीट का। नीट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस। नीट जो है एग्ज़ाम ये भी हमारा मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड होता है। नीट को क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है 12th में बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इन तीनों सब्जेक्ट से जो है पास होना चाहिए। कम से कम जो है परसेंटेज आपके जनरल वालों के लिए 50% के साथ में डिग्री होना चाहिए उसकी 12th की।
12th के जो परसेंट है बेसिकली, और SC ST वालों के जो 40% है, मतलब आपको जो है अगर आपको नीट देना है या नीट के लिए आपको अपीयर होना है तो आपको सबसे पहले 12th में आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में जो है क्वालिफाई करना होता है, और उसके बाद में आपको जनरल और OBC में परसेंटेज के रिक्वायरमेंट या परसेंटेज की क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होता है। उसके बाद में ही आप नीट के लिए अपीयर हो सकते हो। फिर आता है हमारा 7th टफेस्ट एग्ज़ाम, जो कि होता है हमारा NID का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। NID जो है उसमें जो है आपको जनरल और EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो है आपकी कैटेगरी में एज लिमिट 20 साल की होनी चाहिए, और उसके बाद में SC ST और OBC के लिए उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। बेसिकली इसके लिए जो ग्रेजुएशन चाहिए उसके लिए भी आपको जो है 12th पास होना चाहिए, और 12th पास जो है वो आपको कुछ रिकॉग्नाइज्ड जो होती है हमारी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब कि जो भी आप बोर्ड से, जिस भी बोर्ड से आप पास हो रहे हो, तो उसके लिए आपको CBSE और IB और ICSE इन सभी बोर्ड से अगर आपने पास की है 12th, तो ही आप जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। बेसिकली ये डिज़ाइन से रिलेटेड फील्ड होता है, मतलब अगर आपको डिज़ाइनिंग में जाना हो तो आप जो है वो इस एग्ज़ाम में अपीयर होकर के और डिज़ाइनिंग के फील्ड में आगे बढ़ के अपना कैरियर बना सकते हो। तो इसके लिए भी आपको जो है 12th का पास होना नेसेसरी होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन में 12th पास कर ली है, वो भी इन बोर्ड से, तो आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग 8th एग्ज़ाम की, जो कि होता है हमारा क्लैट का, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, क्लैट, जो कि बेसिकली लॉ से रिलेटेड होता है। तो नाम पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा है ऑब्वियसली। अगर आपको लॉ के कैरियर, लॉ की फील्ड में आपका कैरियर बनाना हो तो जो है आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। इसके लिए भी आपको 12th क्लास का ग्रेजुएशन जो है वो रिक्वायरमेंट होती है उसकी। उसके बाद में इसका पर्पज़ क्या होता है कि ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, जो कि आपको जो है एंट्रेंस करवाता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में और लॉ कॉलेजेस में। अगर आपको किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो आपको जो है आसानी से इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद में जो है मिल जाता है आपका कॉलेज। उसके बाद में इसकी जो स्कोर की वैलिडिटी होती है, अगर आपने अच्छा स्कोर ला लिया इस एग्ज़ाम में तो आपकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की होती है, कि आप 1 साल तक के जो है इस स्कोर को यूज़ कर सकते हो। और PSUs में भी बेसिकली इसका जो है स्कोर जो है वो लगता है, तो आप 1 साल तक के इसके स्कोर को यूज़ कर सकते हो। और ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही एग्ज़ाम होता है, तो इट इज़ नेसेसरी कि आपको इंग्लिश के लिए अच्छी समझ होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए, और नहीं भी हो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये है हमारा क्लैट, 8th एग्ज़ाम क्लैट। अब 9th एग्ज़ाम होता है हमारा NET का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसकी एज लिमिट जो है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कि अगर आपको इस एग्ज़ाम को देना है तो आपकी जो एज लिमिट है वो 30 साल के अंदर ही होनी चाहिए। ये बेसिकली इसका पर्पज़ होता है, ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप में आपको अगर जाना हो तो आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए होती है, कि अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हो, SC ST OBC PWD, तो आपको जो है मास्टर डिग्री चाहिए होती है 50% के साथ में। मतलब कि जो आपकी डिग्री है उसमें आपको जो है 50% होना चाहिए, आपकी जो भी मास्टर डिग्री होती है, बैचलर डिग्री नहीं, मास्टर डिग्री आपको चाहिए होती है रिसर्च फेलोशिप में जाने के लिए। ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिनको इंटरेस्ट होता है नई नई चीज़ों का रिसर्च करने के लिए, तो फिर उनको जो है वो इस चीज़ से सर्टिफिकेट मिलते हैं। ये भी बहुत ही एक हाई लेवल का टेस्ट होता है, जिसमें कि आपको अपीयर हो तो आपको जो है आगे चल के बहुत अच्छा कैरियर बनाने का इस चीज़ में मौका मिलता है। तो ये होता है हमारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब 10th एग्ज़ाम होता है हमारा, जो कि होता है NDA का। NDA के एग्ज़ाम को बेसिकली आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे कि NDA क्या होता है। NDA होता है हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है हमारा 12th पास होना चाहिए आपको। ऊपर से जब आप अप्लाई करते हो NDA के लिए तो आपको जो है वो सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास में, इंडिया की, नेपाल की या फिर भूटान की। तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इस एग्ज़ाम में मेल्स के लिए ये क्राइटेरिया होता है कि अगर आप एक मेल कैंडिडेट हो और आपको जो है इस एग्ज़ाम में अप्लाई करना है, अगर आपको जो है इस एग्ज़ाम में अप्लाई करना है तो आपको अनमैरिड होना ज़रूरी होता है। मतलब कि जब तक के
इसकी ट्रेनिंग चलती होती है, तब तक कि आप इसके लिए मैरी नहीं कर सकते हो। ये इस एग्ज़ाम का रूल होता है। और अगर आपने जो है गलती से शादी वादी कर ली इस ट्रेनिंग के दौरान, तो जो है आपको जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है ट्रेनिंग से, और आपको जो है वो सारे एक्सपेंडिचर जो है वो रिफ़ंड करने होते हैं। जो भी आप पे जो है गवर्नमेंट ने स्पेंड किए हैं उस एक्सपेंडिचर को आपको रिफ़ंड करना होता है, अगर आपने मैरिज कर ली इस टाइम में तो ये है हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम। तो ये थे हमारे सारे टॉप 10 मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स इन इंडिया जो कि होते हैं बेसिकली। तो देखो, ये हमारे सारे टॉप 10 एग्ज़ाम्स है जिनके बारे में आपको पता चल गया कि इनका क्राइटेरिया क्या है और आप इसमें किस एग्ज़ाम में एलिजिबल होना चाहते हो या किसके लिए आप एलिजिबल हो। तो अब आपको जो है सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है, ठीक है। उसके बाद में आप जाइए और उस एग्ज़ाम के बारे में सर्च कीजिए। तो उस एग्ज़ाम के बारे में आपको सर्च करने पे उसके टॉपर्स के बारे में, उसके टॉपर्स के इंटरव्यू, उसके टॉपर्स ने क्या मिस्टेक की है जिनसे उनको इतना टाइम लग गया एग्ज़ाम को क्रैक करने में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो कि आपको जो है सबसे पहले पता करनी होगी कि इस एग्ज़ाम में आपको आखिर क्या डिफ़िकल्टी आ रही है और क्यों इस एग्ज़ाम को इतना डिफ़िकल्ट लेवल का माना जा रहा है। मतलब ऐसा कुछ तो होगा जो कि इस एग्ज़ाम को इतना डिफ़िकल्ट बना रहा है। तो जैसे ही आपको अगर उस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अगर पकड़ लिया, तो आप उतनी जल्दी और उतनी आसानी से इस एग्ज़ाम को जो है अपीयर कर सकते हो और इस एग्ज़ाम में क्लियर बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो ये हमारे टॉप 10 मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स। तो अगर आपने अभी तक के इन सभी में से किसी न किसी एग्ज़ाम को अगर दिया हो तो आप मुझे वो भी ज़रूर से ज़रूर बताइए कमेंट करके। और अगर आपने सोचा हो कि मैं इस एग्ज़ाम को दूंगा तो आप उसके लिए भी जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको इनमें से कौन सा एग्ज़ाम देना है या कौन सा एग्ज़ाम आप देना चाहते हो और कौन सा एग्ज़ाम अभी तक के आपने दिया है। तो ये थे हमारे टॉप 10 मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स इन इंडिया। वैसे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप एनडीए की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको जो है तैयारी एनईटी लेवल की रखना है। मतलब अगर आप गेट में अपीयर होना चाहते हो तो आप जो है यूपीएससी लेवल की तैयारी करो, तो आप जो है गेट को आसानी से निकाल पाओगे। मतलब समझ रहे हो, आपको तैयारी जो है हाई लेवल की करनी होगी, तब जाके आप नीचे वाले लेवल का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर पाओगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो उसके लिए वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक, और कीप गोइंग एंड हार्ड वर्क will lead to you in success. Okay, thanks for watching.